अध्याय 2521 बुरा नहीं है, मैं माफ़ी मांगने में आपकी ईमानदारी देख रहा हूँ। 1 मौन। देखने वालों ने देखा कि एक समय का घमंडी नर्मदिल युवक अब ईमानदारी से माफ़ी मांग रहा था। वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वे बचपन में थे। ये उसके बचपन की अच्छी यादें थीं। तुमने क्या गलत किया? वांग टेंग ने मुस्कुराहट को दबाते हुए अपना गला साफ किया और पूछा। भीड़ अवाक रह गई। आखिर उसने क्या गलत किया? यह ऐसा था जैसे एक पिता अपने बेटे को गलती करने पर डांट रहा हो। काले बालों वाला ये युवक थोड़ा शरारती लग रहा था। मैं गलत था, मुझे आपकी सहमति के बिना आपका खजाना नहीं लेना चाहिए था। स्त्रीवत युवक की बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया गया। अगर तुम्हें मेरी सहमति मिल भी गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या तुम फिर भी इसे ले पाओगी? वांग टेंग ने बिना किसी खुशी के बीच में कहा। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा, युवक ने बड़बड़ाते हुए कहा। जारी रखें, वांग टेंग ने बिना प्रभावित हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे आपका खजाना नहीं लेना चाहिए था, न ही मुझे आप पर हाथ डालना चाहिए था, स्त्रीवत युवक ने सावधानी से कहा। और फिर? वांग टेंग ने पूछा। और फिर? वह स्त्रीवत युवक थोड़ा उलझन में था। उसे और क्या चाहिए था? उसने पहले ही माफ़ी मांग ली थी, उसे और क्या चाहिए था? अच्छा। वांग टेंग की अभिव्यक्ति उदासीन रही, उसका स्वर ठंडा था क्योंकि वह व्यंग्यात्मक लहजे में कह रहा था, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक अपनी गलतियों का गहराई से एहसास नहीं हुआ है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। श्वेत वस्त्रधारी सनातन अवस्था के बुजुर्ग ने अपनी आंखें मूंद लीं। अपनी गलतियों को ठीक से स्वीकार करने में भी असमर्थ, वह ऐसे मूर्ख का रक्षक कैसे बन सकता था? उसने कितना बुरा निर्णय लिया। वांग टेंग की शांत अभिव्यक्ति और एल्डरपू की ठंडी निगाहों को देखकर वह स्त्रीवत युवक अनायास ही कांप उठा। नहीं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा और अचानक उसके दिमाग में एक प्रकाश बल्ब चमक उठा। वह जोर से चिल्लाया, मुझे पता है। तुम्हें क्या पता? वांग टेंग का चेहरा अजीब हो गया। यह आदमी कुछ हद तक बेवकूफ़ लग रहा था, सचमुच एक मूर्ख। यह मेरा मुआवजा है, कृपया इसे स्वीकार करें। उस सौम्य युवक ने अचानक एक कार्ड निकाला और उसे दोनों हाथों से अपने सिर के ऊपर उठा लिया। यूनिवर्सल बैंक का बैंक कार्ड। वांग टेंग अचंभित रह गया, उसे अचानक कार्ड के प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। यह एक अनाम बैंक कार्ड है। इसमें 300 से ज़्यादा कैश कॉइन हैं। इसे मेरा मुआवजा समझो। युवक पैसे देने के ख्याल से घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात जारी रखी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे बाप रे! देखने वाले लोग आश्चर्य से बड़बड़ाने लगे। 300 से ज़्यादा कैश सिक्के! यह कोमल युवा व्यक्ति वाकई बहुत अमीर होगा, जैसा कि अस्थि स्प्लिंटर संप्रदाय के युवा गुरु से अपेक्षा की जाती है। अरे, वह बहुत धनी था। 300 से ज़्यादा कैश कॉइन! वांग टेंग खुद को खुश महसूस करने से रोक नहीं पाया, हालांकि उसने अपना संयम बनाए रखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने थोड़ा सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, बहुत बढ़िया, मैं आपकी गलती स्वीकार करने में आपकी ईमानदारी देख रहा हूँ। इसे यहीं खत्म होने दो और ऐसा दोबारा न होने दो। हाँ, हाँ, हाँ। स्वाभाविक रूप से उस स्ट्रैंड युवक ने अधिक कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, उसने सहमति में बार बार सिर हिलाया। क्या हम अब चल सकते हैं, श्रीमान? श्वेत वस्त्र पहने शाश्वत अवस्था के बुजुर्ग ने राहत की सांस ली और सावधानी से शून्य में पूछा। एक बार फिर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे उसका चेहरा सख्त हो गया। आप क्या सोचते हैं? असहाय होकर सफ़ेद लबादे में सनातन चरण के बुजुर्ग के पास वांग टेंग की ओर देखने और संकोचपूर्वक पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुमने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा। सफ़ेद लबादे में सनातन अवस्था के बुजुर्ग ने अपना मुंह हिलाया। उसने एक कार्ड भी निकाला और कहा, अंदर 500 से ज़्यादा कैश सिक्के हैं, मेरे मुआवजे के तौर पर। क्या यह अच्छा रहेगा? जबकि स्त्रीवत युवक अपने अमीर पिता की वजह से 300 से ज़्यादा कैश सिक्के खरीद सकता था, बुजुर्ग के पास ऐसी विलासिता नहीं थी। ये सिक्के उसने कड़ी मेहनत से कमाए थे और अब उसे उन्हें मुआवजे के तौर पर देना पड़ा, जिससे उसे बहुत दुख हुआ। ओह, 500 से ज़्यादा कैश कॉइन, उस युवक से भी ज़्यादा। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कार्ड स्वीकार कर लिया, सोच समझकर सिर हिलाने का नाटक किया। ठीक है, मैं बहुत नर्म दिल वाला हूँ। ठीक है, मैं आपकी माफ़ी भी स्वीकार करूँगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मौन। हर कोई अवाक था। कोमल हृदय। शुरू से लेकर अंत तक उन्हें उसमें कोई नरमी नहीं दिखी, चाहे वह युवक के प्रति हो या बैंगनी गाउन वाले बुजुर्ग के प्रति। और तो और, इस आदमी ने उनसे 800 से ज़्यादा कैश कॉइन्स भी ऐंठ लिए। क्या वह नर्म दिल वाला था? वह तो काला दिल वाला था। क्या हम अब जा सकते हैं? श्वेत वस्त्र पहने शाश्वत अवस्था के बुजुर्ग ने झिझकते हुए पूछा। आगे बढ़ो। वांग टेंग ने हाथ हिलाया। वह जानता था कि रोफोर्ड ने कुछ नहीं कहा है, इसलिए उसने निर्णय उसे सौंप दिया था। उसे मानना पड़ा कि यह रक्षक सचमुच विचारशील था।
इसकी तुलना में उसके सामने खड़े युवक का रक्षक भी उतना अच्छा नहीं था, बल्कि उसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। ये रक्षक अच्छा नहीं था, वान टेंग ने और कुछ नहीं कहा। 800 कैश कॉइन पहले से ही एक बड़ी रकम थी, जो उसके पास मौजूद रकम से कहीं ज्यादा थी। ये जानना बुद्धिमानी है कि कब रुकना है। आखिरकार वह केवल रोफोर्ट की शक्ति उधार ले रहा था और अपनी असली ताकत पर भरोसा नहीं कर रहा था। लालची होने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि वह ऐसा करता तो रोफोटे उसे नीची नज़र से देखते। यदि उनमें क्षमता होती तो वे भविष्य में स्वयं ही यह हिसाब चुकता कर देते। बेशक शर्त ये थी कि सफ़ेद वस्त्र पहने शाश्वत चरण के बुजुर्ग उसके सामने दोबारा आने का साहस करें। इसके अलावा सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में भी हत्या की अनुमति नहीं थी। हालांकि उन गार्डों ने हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे उसे हत्या करने से बच निकलने देंगे। इस समय सफ़ेद लबादे में सनातन चरण के बुजुर्ग को पता नहीं था कि वान टेंग क्या सोच रहा था। उसे नर्म पड़ते हुए सुनकर उसने आखिरकार राहत की सांस ली और जल्दी से अपना कटा हुआ हाथ जमीन से उठाया, दूसरे हाथ से उस युवक को पकड़ा और जाने के लिए मुड़ा। संघर्ष हवा में घुल गया। जैसे ही वान टेंग पीछे मुड़ा, उसने अचानक देखा कि बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ है, और उसने आश्चर्य से पूछा, आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? बैंगनी गाउन वाला बूढ़ा आदमी, ओ शाश्वत मंच पर सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग और स्त्रीवत युवक उसे भूल चुके थे। उसे इस भयावह जगह पर अकेला छोड़ना थोड़ा ज्यादा था। फफ युजियांग जोर से हंसे बिना नहीं रह सकी। उसने अपना मुंह ढक लिया और कहा, क्या वे उसके बारे में भूल गए? आसपास के दर्शक हंसी और आंसू के बीच फंसे हुए थे। वे बैंगनी पोशाक वाले बुजुर्ग को अजीब भाव से देख रहे थे। एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा यहाँ छोड़ दिया गया था। ये कितना दुखद था। तुम मुझसे माफी कैसे मांगोगे? वान टेंग ने अपने सिर पर बड़े बड़े उभारों को देखा और अजीब तरह से खांसने लगा। मेरे पास कोई कैश कॉइन नहीं है। मेरे पास सिर्फ यूसी है। मेरे पास कुल 3 ट्रिलियन है। मैं ये सब तुम्हें दे सकता हूँ, बैंगनी गाउन पहने बुजुर्ग ने जल्दी से कहा जब उसने देखा कि वान टेंग लालची है। वह खुद को बचाना चाहता था। मैं अनिच्छा से आपकी माफ़ी स्वीकार करूंगा, वान टेंग ने हल्के से सिर हिलाया। 3 ट्रिलियन यूसी कोई छोटी रकम नहीं थी। उद्धरण चिन्ह ... अनिच्छा से बैंगनी गाउन पहने बुजुर्ग के मुंह के कोने फड़क उठे। हालांकि उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत पैसे वान टेंग को ट्रांसफर कर दिए। भागो, वान टेंग ने स्थानांतरण संदेश प्राप्त करते ही हाथ हिलाकर घृणा से कहा। बैंगनी पोशाक पहने बूढ़े आदमी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे माफ कर दिया गया हो और वह चला गया हो। आसपास के लोगों ने आह भरी। एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा के लिए ऐसी स्थिति में होना दुखद था। ये तो बस एक मांसल मूर्ख हड्डी है। यह इतना मुश्किल क्यों है? वान टेंग ने बैंगनी गाउन पहने बुजुर्ग की बात को अनदेखा किया और गहरी सांस ली। बस करो, तुमने पहले ही उसका फायदा उठा लिया है। राउंड बॉल अवाक रह गया। तुम्हें क्या पता, मैं थक गया हूँ, वान टेंग ने गुस्से से कहा। राउंड बॉल ने आंखें घुमाईं और उसे अनदेखा कर दिया। तितर बितर हो जाओ, तितर बितर हो जाओ। यहाँ और कुछ नहीं है। वान टेंग ने अपने आसपास के लोगों की ओर हाथ हिलाया। फिर उसने उन 2 ब्रह्मांड चरणीय मार्शल योद्धाओं की ओर अपनी मुट्ठियां बांध ली जो उससे सहमत थे। मेरे लिए बोलने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ। तुम बहुत विनम्र हो। ताकतवर मार्शल योद्धा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मैं उसका व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ इसलिए बात की क्योंकि आप ट्रिपल फील्ड ग्रैंड मास्टर हैं। मैं आपसे संपर्क करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमें इतना बड़ा सरप्राइज देंगे। भयावह चेहरे वाला बूढ़ा आदमी कुछ हद तक खौफनाक तरीके से मुस्कुराया, लेकिन बहुत सीधा था। कोई बात नहीं, धन्यवाद। अगर सुविधाजनक हो तो आप मेरा संपर्क नंबर जोड़ सकते हैं। अगर भविष्य में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, वान टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने सिर हिलाया। वान टेंग की पहचान ट्रिपल फील्ड ग्रैंड मास्टर के रूप में या उसके पीछे की भयानक शक्ति के बावजूद वे उससे दोस्ती करना चाहते थे। दोनों पक्षों ने संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया और चले गए। दूसरी तरफ वान टेंग ने स्टॉल के पीछे ग्रे रॉब पहने बुजुर्ग को देखा। उसने अपनी मुट्ठियां बांधी और कहा, वरिष्ठ, मुझे आपके काम में बाधा डालने के लिए खेद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी देख सकता हूं कि परेशानी किसने पैदा की। तुम्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और हंसा। इसके अलावा मैं तुम्हें दोषी ठहराने की हिम्मत नहीं कर सकता। वान टेंग हंसी और आंसू के बीच फंस गया। उसने 9 सार आत्मा जमा करने वाली गोली निकाली और कहा, अभी अभी तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि तुम्हें इस आत्मा प्रकार की गोली की बहुत ज़रूरत है। इस गोली को मेरा धन्यवाद उपहार समझो। ओह, भूरे रंग के लबादे वाले बुजुर्ग ने आश्चर्य से वान टेंग की ओर देखा। क्या तुम इसे छोड़ने को तैयार हो?
ये तो बस एक गोली है। आपकी मदद के सामने ये कुछ भी नहीं है, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह एक ही भट्टी में 10 से अधिक 9 आत्मा जमाव गोलियों को परिष्कृत कर सकता था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं था। उसने अभी अभी मोल तोल किया था क्योंकि वह धोखा नहीं खाना चाहता था। भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग को ये बात पता नहीं थी। जब उसने देखा कि वांग टेंग कितना उदार है तो वह अपने दिल में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे इस गोली की ज़रूरत है। चूंकि यह मामला है इसलिए मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। आप अधिकतम 3 आत्मा जमाव गोलियां ही खा सकते हैं। इससे अधिक कुछ भी बेकार होगा, वांग टेंग ने कहा। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और उसका व्यवहार और भी विनम्र हो गया। उसने कहा, यह दवाई की गोली अवश्य ही तुम्हारी ओर से आई होगी, नौजवान। उन्हें विश्वास नहीं था कि वांग टेंग के पास शुरू से ही कोई शिक्षक था। एड्स बाय पब फ्यूचर, हे ये सही है, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। उसने कुछ भी नहीं छिपाया और सिर हिला दिया। 100% औषधीय शक्ति, आपकी कीमिया उपलब्धियां सराहनीय हैं। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी और अपना परिचय दिया। मेरा नाम यांग सोंग है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे अपना संपर्क नंबर दे सकते हैं? बेशक, वांग टेंग ने भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग को अपना संपर्क विवरण दिया। कीमिया में अपनी उपलब्धियों के साथ आप इस आदान प्रदान में चमकेंगे। मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा, यांग सोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद। वांग टेंग मुस्कुराया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं अब विदा लेता हूं। मुझे अभी भी बहुत सी चीज़ें खरीदनी हैं। मैं और समय बर्बाद नहीं करूंगा। यांग सोंग ने सिर हिलाया। जाते समय उसने वांग टेंग की पीठ की ओर देखा। किसी कारण से उसे लगा कि यह काले बालों वाला युवक एक्सचेंज मीटिंग में सभी को आश्चर्यचकित कर देगा। शायद यह उसकी चतुराई, उसकी आश्चर्यजनक पृष्ठभूमि, या शुरू से अंत तक उसकी अत्यंत शांत और आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति के कारण था। अल्पविराम, वांग टेंग को नहीं पता था कि यांग सोंग क्या सोच रहा था। वह सिर्फ 2 कदम ही चल पाया था कि किसी ने उसे रोक दिया। भाई वांग टेंग, उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। वांग टेंग वहीं रुक गया और आश्चर्य से उसका पीछा कर रहे व्यक्ति को देखने लगा। भाई गुलो, क्या संयोग है। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड इस व्यक्ति को देखे बिना नहीं रह सके। जब वांग टेंग कल आए थे तो उन्होंने इसे पहले भी देखा था। ये गुहून प्रादेशिक डोमेन का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इतना संयोग क्या है। मैं बहुत देर तक किनारे से देखता रहा। गुलुओ, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए था, पास आया और हंसा। भाई वांग टेंग अभी बहुत प्रभावशाली थे। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा और एक शाश्वत मंच मार्शल योद्धा द्वारा लगभग मारा गया था, वांग टेंग ने दयनीय रूप से कहा। गुलो अवाक रह गया। दूसरे पक्ष को आपने लगभग मार ही डाला था। एड्स बाय पब फ्यूचर, जमीन पर पड़ा खून साफ नहीं किया गया था। साथ ही, भाई गुलो, आपने मुझे परेशान होते हुए देखा लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आए। मैं वास्तव में बहुत दुखी हूँ, वांग टेंग ने आगे कहा। हाँ, भाई वांग टेंग, आपको मजाक करना पसंद है। मैं तो बस एक कमज़ोर कीमियागर हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये पहले से ही काफ़ी अच्छा है कि मैंने आपको परेशानी में नहीं डाला, गुलू अजीब तरह से हंसा। क्या ऐसा है? जब भाई गुलो शून्य धार बेल्ट में मछली पकड़ रहे थे तो आप बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं दिख रहे थे, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। ये बस एक चाल थी। हाँ, एक चाल। मैं बिल्कुल भी मजबूत नहीं हूँ, गुलो ने अजीब तरीके से कहा। बकवास, वांग टेंग ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाईं। वे लोग चलते समय बातें करते और हंसते रहे। अल्पविराम, दूसरी तरफ एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा जो गार्ड के कप्तान की तरह लग रहा था, एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी के सामने खड़ा था जिसने लाल रंग का युद्ध कवच पहना हुआ था और उसके सिर पर बैल के सींगों की एक जोड़ी थी। उसका आकार 4 से 5 मीटर लंबा था और उसने सम्मानपूर्वक पूछा, सर, हमने उसे अभी क्यों नहीं रोका? अगर कुछ हुआ तो हमारे लिए उसे समझाना मुश्किल होगा। क्या आप जानते हैं कि वह छिपा हुआ बिजलीघर कितना शक्तिशाली था? बैल सींग वाले व्यक्ति ने उदासीनता से पूछा। एक शाश्वत मंच शासक, ब्रह्मांड मंच मार्शल कलाकार हिचकिचाया। जब आप जानते हैं कि दूसरा पक्ष शाश्वत स्तर का शासक है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बैल सींग वाले व्यक्ति ने गुस्से से कहा। यह ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा अवाक था। इसके अलावा दूसरी पार्टी के बारे में जानकारी से पता चलता है। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी, सींग वाले आदमी ने गंभीर भाव से कहा। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन, ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा हैरान था। ये सही है, वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का एक शाश्वत चरण शासक एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा का संरक्षक था। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? बैल सींग वाले आदमी ने कहा। इसका क्या मतलब है? ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने पूछा। इसका मतलब है कि काले बालों वाला युवक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन द्वारा बहुत महत्व दिया जाता है।
उसने वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के साथ एक देव मंच प्रतिभा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बेल सींग वाला आदमी अपने चेहरे पर भावना के निशान को प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। इसका ये भी मतलब है कि न केवल काले बालों वाले युवक के पीछे एक शाश्वत मंच शासक खड़ा है, बल्कि उसके पीछे एक देव मंच देवता भी खड़ा है। हॉन्फना, मास्टर स्तर का योद्धा, अविश्वसनीय महसूस करते हुए हॉन्फने से खुद को नहीं रोक सका। इसके अलावा चूंकि दूसरा पक्ष सामने नहीं आया, इसका मतलब है कि वह मामले को तूल नहीं देना चाहता। वह पहले से ही हमें बहुत बदनाम कर रहा है, हमें क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए? बेल सींग वाले व्यक्ति ने कहा। आपने जो कहा वह सच है, सर। आपने इस पर गहराई से विचार किया है। ब्रह्मांड मंच योद्धा ने तुरंत ईमानदारी से प्रशंसा की। लेयान, लाभ, एक व्यापारिक क्षेत्र के पीछे अलग अलग आकार की कुछ इमारतें थीं। इस समय तीजू और अन्य लोग एक इमारत की खिड़की के पास खड़े होकर उस भीड़ को देख रहे थे जो धीरे धीरे उनके सामने से छंट रही थी। ताइचेंग ने कहा, ऐसा लगता है कि वहां कुछ हुआ है। दूरी बहुत अधिक थी और भीड़ ने उन्हें रोक रखा था, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। इस सेकेंडरी करियर एलायंस मुख्यालय के व्यापारिक क्षेत्र में रून उत्कीर्ण थे। कोई भी व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके जांच नहीं कर सकता था। अगर उन्होंने जांच भी की तो वह बहुत सीमित दायरे में ही जांच कर पाए। इसका असर बहुत सीमित था। उन पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यापार मेला शुरू हो चुका है और सभी तरह के लोग और गुट दिखाई दे रहे हैं। ये गुट बाहरी दुनिया में असाधारण अस्तित्व हैं। स्वाभाविक रूप से वे कानूनविहीन रहने के आदी हैं। यहाँ तक कि सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में भी वे खुद को ज़्यादा संयमित नहीं रख सकते। कुछ लोग सावधान हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसकी परवाह नहीं करेंगे। तेजिंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने एक नज़र डाली और अपनी नज़रें वापस खींच लीं। इसलिए फिलहाल अपने आप को संयमित रखें और हर जगह परेशानी पैदा न करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भाई, मैंने कोई परेशानी नहीं पैदा की। ये वही आदमी था जिसने पहले मेरा स्टॉल छीन लिया था। अंत में उसने न केवल माफ़ी मांगी बल्कि मुझे मारा भी। टी-डू ने दुखी होकर कहा, मैं आपके व्यक्तित्व को कैसे नहीं जान सकता। टी-जिंग ने उसकी ओर देखा और कहा, दूसरे पक्ष को हमला करने के लिए मजबूर करने में सक्षम होने के लिए आपको बहुत आक्रामक होना चाहिए। यह टी-डू का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था और उसने जल्दी से कहा, फिर भी वह बहुत निर्दयी है। यह इतने सारे लोगों के सामने भी है। क्या हमारे ती परिवार की गरिमा मायने नहीं रखती? जब टी-जिंग ने यह सुना तो उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो। हमारे ती परिवार की प्रतिष्ठा को स्वाभाविक रूप से इस तरह से रौंदा नहीं जा सकता। ये व्यक्ति बहुत घमंडी है। हम कब कदम उठाएंगे? टी-डू की आंखें उत्साह से चमक उठीं और उसने उत्सुकता से पूछा। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। जब उसने सोचा कि वह कमीना अभी भी बाहर आज़ाद और बेरोक-टोक घूम रहा है, तो उसके सिर में हल्का दर्द हुआ और उसने चाहा कि वह तुरंत हमला कर दे। कोई जल्दी नहीं है। इस व्यक्ति में कुछ अजीब बात है। मैंने इसकी पूरी तरह से जांच नहीं की है, तेजिंग ने कहा। भाई, तुम भी उसकी पहचान नहीं कर सकते। टी-डू हैरान था। मुझे कुछ मिला है। ये व्यक्ति महान कियान साम्राज्य से लगता है। इसके अलावा वह केवल एक बैरन है और उसके पास ज़्यादा शक्ति नहीं है। वह एक बाहरी व्यक्ति है और वहाँ का मूल निवासी नहीं है। टी-जिंग ने भौहें सिकुड़ी जैसे कि कुछ ऐसा था जो वह समझ नहीं पा रहा था। वह सिर्फ एक बैरन है। बड़े भाई, आप इतने सतर्क क्यों हैं? टी-डू ने असहाय होकर कहा। कभी कभी उसे लगता था कि उसका बड़ा भाई बहुत सतर्क है। उसे कोई भी कदम उठाने से पहले हर चीज़ की जांच करनी पड़ती थी। अपने ती परिवार की ताकत के साथ वे किसी से नहीं डरते थे। कम से कम उनमें से ज़्यादातर से तो नहीं। वह आदमी सिर्फ साम्राज्य का बैरन था। चिंता करने की क्या बात थी? तुम्हें क्या पता, अगर हर कोई तुम्हारे जैसा है तो हमारा ती परिवार जल्द या बाद में खत्म हो जाएगा। टी-जिंग की अभिव्यक्ति सख्त हो गई और उसने उसे घूर कर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, बड़े भाई, आप सही कह रहे हैं। टी-डू ने खंडन करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और अपराध बोध से जवाब दिया। हालांकि वान टेंग सिर्फ एक बैरन है, लेकिन उसे ग्रेट कियान साम्राज्य की सेना से कुछ समर्थन प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि उसने योगदान दिया है। हालांकि ग्रेट कियान साम्राज्य के 8 शाही परिवारों में से एक पाकस परिवार के साथ उसकी कुछ दुश्मनी है। टी-जिंग ने अचानक अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि ये वही है जो मुझे समझ में नहीं आता है। तार्किक रूप से कहें तो क्या एक साधारण बैरन ग्रेट कियान साम्राज्य के 8 शाही परिवारों में से एक के खिलाफ दुश्मनी रखने के बाद भी जिंदा और बाहर घूम सकता है? इसमें गलत क्या है? किसी ने ज़रूर उसकी रक्षा की होगी, टी-डू ने कहा। कोई तो होगा जो उसकी रक्षा कर रहा होगा, लेकिन उसकी रक्षा करने वाले व्यक्ति के लिए हर समय उसके साथ रहना असंभव है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बड़े परिवार काम करते हैं, पाका परिवार उसे आज तक जीवित रहने देगा? टी-जिंग ने कहा।
भाई, तुम्हारा मतलब है। ती डू बेवकूफ़ नहीं था। ती जिंग ने पहले ही इस हद तक कह दिया था। उसे स्वाभाविक रूप से कुछ समझ में आ गया था। उसने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, उस कमीने की दूसरी पहचान और समर्थक हैं। हाँ, तेजिंग ने सिर हिलाया और कहा, जब मैंने आगे जांच करनी चाही तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा अधिकार पर्याप्त नहीं था। क्या, भाई, आप एक उच्च स्तरीय सभ्यता के बैरन की जांच नहीं कर सकते? यह असंभव है, तीडू ने अविश्वास में कहा। क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? तेजिंग ने असहाय होकर कहा। तीडू तुरंत अवाक रह गया। उसका हाव भाव बार बार बदलता रहा। तीजिंग के शब्दों ने निस्संदेह उसकी बदला लेने की योजना को बाधित कर दिया। यदि उसका बड़ा भाई भी जांच नहीं कर सका तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति की पहचान उतनी सरल नहीं होगी जितनी प्रतीत होती है। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह एक ट्रिपल फील्ड ग्रैंड मास्टर है और ग्रेट कियान साम्राज्य के सेकेंडरी करियर एलायंस ने उसकी जानकारी को ब्लॉक कर दिया है? तीडू ने अनिच्छा से कहा, हालांकि वह एक ट्रिपल फील्ड ग्रैंड मास्टर है लेकिन उच्चतम स्तर केवल चौथे स्तर का ग्रैंड मास्टर है। ट्रिपल फील्ड ग्रैंड मास्टर, चौथे स्तर का ग्रैंड मास्टर। ती जिंग ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और ठंडे स्वर में बोला, कीमिया, रून, फोजिंग और पाककला की उपलब्धियों का तो जिक्र ही न करें, कम से कम वह ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर तो पहुंच ही गया है। वह कोई साधारण ग्रैंड मास्टर नहीं है। अब जबकि अदला बदली निश्चित है, क्या वह अपनी क्षमताओं को दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाएगा? क्या आप अपना दिमाग लगा सकते हैं? तीडू अवाक रह गया और उसका चेहरा धीरे धीरे बदसूरत होता गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी आंखों में अनिच्छा और नाराजगी के निशान दिखाई दिए। ती जिंग ने आह भरी, ये जानते हुए कि तीडू कभी भी आसानी से हार नहीं मानेगा। उसने अनिच्छा से कहा, चलो इस मामले को अभी जल्दी में नहीं लेते। हम इस पर धीरे धीरे विचार करेंगे। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा, बड़े भाई। तीडू ने दांत पीस लिए। तुम दोनों यहाँ क्या बात कर रहे हो? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसी समय दूर से एक आकृति हमारे पास आए। बड़े भाई लेशान। तेजिंग और तेडू की आंखें चमक उठी जब उन्होंने नवागंतुक को देखा और उन्होंने जल्दी से पुकारा। तीडू के चेहरे पर पहले की तरह की जिद भी नरम पड़ गई और थोड़ा सम्मान भी दिखा। इस युवक के सामने वह जरा भी अनादर करने की हिम्मत नहीं कर सका। चलो चलें, लेटुन और ले यान भी यहीं हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलता हूँ, लेशान नाम से मशहूर युवक ने शांत स्वर में कहा। भाई लेटुन और ले यान, तेडू और तेजिंग ने आश्चर्य से कहा। इन दो नामों को सुनकर तेजिंग ने भी अपने चेहरे पर अहंकार के भाव को रोकते हुए जल्दी से लेशान के कदमों का अनुसरण किया और धीरे से पूछा, मुझे याद है कि बिग ब्रदर लेटुन रियल्म स्पेस में स्वर्गीय बिजली पर्वत पर तैनात हैं। उनके पास वापस आने का समय कैसे है? एक छोटी सी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेशान के चेहरे पर गुस्से का भाव दिखा और फिर वह कुछ देर तक झिझकते हुए अपनी बात कहने लगा। ये देखकर ती जिंग ने तुरंत और सवाल पूछने से परहेज किया, लेकिन उसने इस घटना को मन ही मन नोट कर लिया। वह बाद में घर के बड़ों से इस बारे में पूछेगा। लेटुन का बिजली के क्षेत्र के स्वर्गीय बिजली पर्वत पर तैनात होना कोई मामूली बात नहीं थी, और अब जब कुछ हुआ है तो घर के बड़ों को इसके बारे में पता होना चाहिए। वे तीनों गलियारे में मुड़े और जल्द ही एक विशाल हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। दरवाजे से गुजरते हुए उन्होंने अंदर एक हलचल भरा दृश्य देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बहुत से लोग बड़े बड़े अयस्क पत्थरों के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे जबकि अन्य लोग हथौड़े चला रहे थे। वे अयस्कों पर जुआ खेल रहे थे। लेशान ने आसपास के इलाके को देखा और कई जानी पहचानी आकृतियां देखीं। उसने तुरंत डू और ती जिंग को वहां ले गया। लेटुन, लेयान। जब वे पास आए तो लेशान ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। लेशान को देखकर दोनों ने अपना सिर घुमाया और हल्के से सिर हिलाया। न तो वह बहुत विनम्र था और न ही बहुत दूर था। यदि वान तेंग यहाँ होते तो वे निश्चित रूप से उनमें से एक को पहचान लेते, जो कोई और नहीं बल्कि लेटुन था जिसे उन्होंने हराया था। मैं आपको परिचय कराता हूँ। ये दोनों ती परिवार के प्रतिभाशाली युवा सदस्य हैं, तीडू और ती जिंग। वे दोनों ती परिवार के प्रतिभाशाली फोर्स शेफ हैं जिनके पास असाधारण उपलब्धियां हैं। यदि आप किसी भी स्पिरिट डिश का स्वाद लेना चाहते हैं तो आप उन्हें पा सकते हैं, लेशान ने बेपरवाही से उनका परिचय कराते हुए कहा। तीडू और ती जिंग की निगाहें सामने खड़ी महिला पर पड़ीं और उनकी आंखें तुरंत मोहित हो गईं। वह कीमियागर के वस्त्र पहने हुए थी, उसका शरीर सुंदर और पतला था, उसका नाजुक चेहरा निर्दोष था मानो क्रिस्टल से तराशा गया हो। उसकी आंखें असाधारण रूप से उत्साही थीं, जो हल्के बैंगनी रंग के साथ सितारों की तरह चमक रही थीं। एक महान और गहन आभा बिखेर रही थी जो उसके आसपास के लोगों की निगाहों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। खांसी। लेशान ने दोनों पुरुषों की प्रतिक्रिया देखकर अपना गला साफ किया। तीडू और ती जिंग अचानक अपनी हैरानी से बाहर आ गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था, हालांकि उनकी आंखों में खौफ अभी भी बरकरार था।
उन्होंने लंबे समय से लेयान की कीमिया में असाधारण प्रतिभा और उसकी अद्भुत सुंदरता के बारे में सुना था। कई लोग उसे सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में कोर परिवारों की युवा पीढ़ी के बीच शीर्ष 5 सुंदरियों में से एक मानते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आज उसे देखकर उन्हें एहसास हुआ कि अफवाहें बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही गई थीं। लेयान सिर्फ शीर्ष 5 सुंदरियों में से एक नहीं थी, वह निस्संदेह उनमें सबसे ज्यादा आकर्षक थी। यह अद्भुत था, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पेंटिंग से बाहर निकल आई हो। विशेषकर एक कीमियागर की उस अनोखी आभा के साथ वह और भी उत्कृष्ट प्रतीत हुई। ले परिवार ने उसे छिपा कर रखा था, ये बात उन्हें हैरान कर रही थी। सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय के मुख्य सदस्यों के रूप में उन्होंने अब जाकर लेयान का असली रूप देखा था। आपसे मिलकर खुशी हुई। लेटुन ने बिना किसी अहंकार के उनकी ओर हल्का सा सिर हिलाया। हमने लंबे समय से लेटुन की स्वर्गीय बिजली पर्वत के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठा के बारे में सुना है। हालांकि माध्यमिक पेशेवर चिकित्सकों के रूप में हमारे पास रियलम स्पेस में प्रवेश करने की योग्यता नहीं है, इसलिए हमें आपकी भव्यता को देखने का मौका नहीं मिला है। यह अफसोस की बात है, टेडू ने तुरंत चापलूसी करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। लेटुन की आंखों में जलन की एक झलक उभरी। वांग टेंग से पराजित होने और स्वर्गीय बिजली पर्वत के सिंहासन से बेदखल होने के बाद से वह परिवार के भीतर ही आराम कर रहा था और आगे की शर्मिंदगी से बचने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आने से बच रहा था। लेकिन आज घर से बाहर निकलते ही उसे एक ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़ा जो इस बात से अनजान था। यह उसके लिए वाकई शर्मनाक था। सिद्धांत रूप में स्वर्गीय बिजली पर्वत पर उसके नुकसान की खबर पहले ही फैल जानी चाहिए थी। सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्य परिवार जैसे कि ती परिवार को संभवतः इसकी जानकारी नहीं थी। फिर भी यहाँ ती परिवार का कोई व्यक्ति उसके सामने यह बात उठा रहा था। क्या यह एक मजाक था? उसके बगल में लेयान ने लेटुन की ओर देखा और चिढ़ाते हुए हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी हंसी एक खिलते हुए फूल की तरह पूरे हॉल को रोशन कर रही थी। मिस लेयान वास्तव में सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में कोर परिवारों की युवा पीढ़ी के बीच शीर्ष 5 सुंदरियों में से एक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखती हैं। ये वास्तव में खेदजनक है कि हमने उनकी सुंदरता को पहले नहीं देखा। बोलते समय ती जिंग की आंखों में अनजाने में प्रशंसा की झलक दिखाई दी। ऐसी चापलूसी। लेयान ने उसकी ओर देखते हुए थोड़ा सा मुंह बनाया, फिर हल्के से मुस्कुराए। लेशान को शर्मिंदगी महसूस हुई। ये दोनों उसे बेवकूफ़ बना रहे थे। उनकी प्रतिभा लेटुन और लेयान के बराबर नहीं थी, नहीं ले परिवार में उनकी वही हैसियत थी। फिर भी सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्य परिवारों के कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ उनके संबंध थे। लेयान। लाभ 3। आज यहाँ लेटुन और लेयान को देखना दुर्लभ था, इसलिए वह उन्हें एक दूसरे से मिलवाना चाहते थे ताकि वे उनकी क्षमताओं को देख सकें। हालांकि जिस समय तेजिंग और तेडू ने लियान को देखा, वे पूरी तरह से असहाय हो गए, जिससे काफ़ी तमाशा हो गया। फिर भी तीडू और तीजिंग वातावरण में किसी भी प्रकार की असंगति को नोटिस करने में विफल रहे, उनके मन अपने विचारों में व्यस्त थे। हालांकि सभी सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्य परिवार थे, लेकिन उनकी स्थिति में अंतर था। टीआई परिवार जैसे परिवार जो फोर्स शेफ थे, कीमिया केंद्रित ले परिवार के समान दर्जा नहीं रखते थे। इसके अलावा लेयान और लेटुन अक्सर बाहर प्रशिक्षण लेते थे तथा माध्यमिक करियर अलायंस मुख्यालय में शायद ही कभी दिखाई देते थे, इसलिए उनकी मुलाकातें कम ही होती थीं। इसलिए ये समझा जा सकता है कि तेजिंग और तेडू ने लेयान को पहले नहीं देखा था, क्योंकि उनकी बातचीत बहुत कम और दूर दूर तक हुई थी। हालांकि लेयान को देखते ही तेजिंग उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गया और उसके भीतर कुछ धारणाएं हलचल मचाने लगीं। ती परिवार की युवा पीढ़ी में तीजिंग एक उल्लेखनीय प्रतिभाशाली फोर्स शेफ था। अगर वह लेयान का पक्ष जीत लेता तो क्या इससे उसका और भी उत्थान नहीं होता? हालांकि लेयान का पीछा करना महत्वाकांक्षी लग सकता है, लेकिन दिल के मामले अप्रत्याशित थे। ऐसे मामलों में अपने समृद्ध अनुभव के साथ कौन कह सकता था कि वह उसे जीत नहीं सकता था? कुछ भी संभव था। शुक्र है कि लेशान तनाव कम करने में माहिर थे और धीरे धीरे माहौल को सामान्य बना रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेटुन और लेयान दोनों ने उसे थोड़ा सा मुंह दिखाया, क्योंकि वे माहौल को ज़्यादा खराब नहीं करना चाहते थे, तथा कभी कभी कुछ शब्दों का आदान प्रदान भी किया। हालांकि इन इशारों से अप्रभावित ती भाइयों के प्रति उनकी धारणा और खराब ही हुई। लेयान प्रशंसकों के लिए कोई अजनबी नहीं थी और वह एक नज़र में ही तेजिंग के इरादों को समझ सकती थी और बिना कुछ सोचे उसे खारिज कर देती थी। महज एक फोर्स शेफ ग्रैंड मास्टर होने के कारण उसके पिछले प्रेमियों की तुलना में वह उसके लिए ज़्यादा रुचिकर नहीं था। अल्पविराम। दूसरी ओर वांग टेंग और गुलो व्यापारिक जिले की हलचल भरी सड़कों पर चलते हुए अपने आसपास के खजानों को छान रहे थे और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढ रहे थे। गुलो की मौजूदगी से माहौल और भी ज़्यादा जीवंत हो गया। बहुतों को पता नहीं था कि यह व्यक्ति भी यू शियांग की तरह ही एक जीवंत व्यक्ति था। जब वे दोनों एक साथ आए तो उन्होंने माहौल को और भी मज़ेदार बना दिया।
वान टेंग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, उनका ध्यान विशेषताओं के बोर्ड पर ही लगा रहा। अभी अभी उन 3 व्यक्तियों ने काफ़ी उपयोगी विशेषता बुलबुले गिराए थे। खास तौर पर सफ़ेद वस्त्र पहने वह बूढ़ा आदमी। वह एक शाश्वत अवस्था वाला अस्तित्व था। ये कहना ज़रूरी है कि वान टेंग वाकई भाग्यशाली था। बिना कुछ किए वह एक शाश्वत अवस्था के अस्तित्व से एक गुण बुलबुला उठाने में कामयाब हो गया था। धातु नक्षत्र बल 35000। धातु डोमेन एकीकरण चरण तारांकन 1800। एड्स बाय पब फ्यूचर। धातु की उत्पत्ति 3200। जीवन की उत्पत्ति 13000। आत्मा की उत्पत्ति 11500। शाश्वत पदार्थ तारांकन 2300। अल्पविराम। जैसे ही गुण बुलबुले वान टेंग के शरीर और मन में घुलने लगे, वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। अद्भुत, सचमुच शाश्वत अवस्था के अस्तित्व के योग्य। वान टेंग ने मन ही मन विलाप किया। नक्षत्र धातु बल के 35,000 बिंदु थे। सफ़ेद वस्त्र पहने हुए अनंत अवस्था के बुजुर्ग ने बिना कुछ किए ही बहुत सारी विशेषताएं छोड़ दीं। इससे साबित हुआ कि उसके शरीर में मौजूद बल कितना भयावह था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद कई और विशेषता बुलबुले बने। धातु डोमेन एकीकरण चरण। जैसे ही गुण बुलबुले उसकी चेतना में विलीन हुए, अंतर्दृष्टि की लहरें उभरी, जिससे वान टेंग की धातु डोमेन पर महारत में गहरा परिवर्तन हुआ, जो अपने पिछले वास्तविकीकरण चरण से पूरी तरह से नए क्षेत्र में आगे बढ़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनका धातु डोमेन पहले ही वास्तविकीकरण चरण में पहुंच चुका था, जो डोमेन की शक्ति को पदार्थ में संघनित करने में सक्षम था, जिससे यह एक साधारण धातु डोमेन की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया। यह महारत का एक ऐसा स्तर था जो साधारण स्वर्ग मंच मार्शल योद्धाओं की पहुंच से परे था। केवल असाधारण रूप से प्रतिभाशाली लोग ही वास्तविकीकरण चरण को समझ सकते हैं। और अब यह एकीकरण चरण वास्तविकीकरण चरण से भी आगे निकल गया है, जो कि निपुणता का एक ऐसा स्तर है जो आमतौर पर केवल ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं के बीच प्रतिभाशाली लोगों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा किस लिए? क्योंकि किसी डोमेन के एकीकरण चरण में डोमेन के सार के पूर्ण एकीकरण और महारत की आवश्यकता होती है, जिससे प्रत्येक क्रिया और गति में उसकी शक्ति का निर्बाध उपयोग किया जा सके। दूसरे शब्दों में, इस स्तर पर चाहे वान टेंग ने कोई भी युद्ध तकनीक अपनाई हो, वह उसमें संबंधित विशेषता के डोमेन को शामिल कर सकता था। हालांकि वान टेंग पहले से ही युद्ध तकनीकों में अपने क्षेत्र को शामिल कर सकता था, लेकिन ये केवल एक सतही एकीकरण था। यह एक साधारण जोड़ की तरह था, लेकिन एकीकरण चरण तक पहुंचना एक अलग कहानी थी। जब युद्ध तकनीक और डोमेन एक साथ मिल गए, तो दोनों के बीच कोई अंतर नहीं रहा। यह महज एक जोड़ नहीं था, इसने एक अकल्पनीय रासायनिक प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जिसने इसे शानदार ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यदि डोमेन को नियोजित करने की पिछली विधि ने नियमित डोमेन की तुलना में 3 गुना अधिक शक्ति उत्पन्न की, तो एकीकरण चरण डोमेन द्वारा उत्पन्न शक्ति नियमित डोमेन की तुलना में कम से कम 6 गुना अधिक थी, जो एक अतुलनीय अंतर है। संक्षेप में, इस क्षेत्र की शक्ति की गहन समझ के बिना ऐसी उपलब्धि हासिल करना असंभव था। वान टेंग को ये कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शाश्वत चरण वाले सफ़ेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति एकीकरण चरण डोमेन से संबंधित विशेषता बुलबुले गिराएंगे। ये पूरी तरह से किस्मत का खेल था। हालांकि दूसरे पक्ष की शाश्वत अवस्था के अस्तित्व की स्थिति को देखते हुए वान टेंग को यह समझ में आने योग्य लगा। इस स्तर तक पहुंचना और एकीकरण चरण डोमेन में महारत हासिल करना सराहनीय था। दूसरी ओर, ऐसा लग रहा था कि हेशान रॉयल कबीले के एल्दहुई ने इस एकीकरण चरण डोमेन में महारत हासिल नहीं की थी। आखिरकार उन्होंने कोई भी संगत विशेषता बुलबुले नहीं गिराए थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि हर शाश्वत चरण अस्तित्व एकीकरण चरण डोमेन में महारत हासिल नहीं कर सकता। बेशक ये संभव था कि वान टेंग के साथ काम करते समय उन्होंने एकीकरण चरण डोमेन का उपयोग नहीं किया। धातु डोमेन 800/2000 एकीकरण चरण द्वितीय स्तर। अपने गुण बोर्ड पर नजर डालते हुए वान टेंग को थोड़ी खुशी महसूस हुई। द्वितीय स्तरीय एकीकरण चरण विशेषताओं के 1800 बिंदुओं ने उनके मेटल डोमेन को दूसरे स्तर के एकीकरण चरण तक पहुंचने की अनुमति दी। उनका वास्तविकीकरण चरण 9वें स्तर का डोमेन भी पूर्ण चरण तक पहुंच गया था। वान टेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके मन में धातु क्षेत्र के बारे में कई अंतर्दृष्टियां उभरीं। धातु बल नक्षत्र ने स्वचालित रूप से उसे घेर लिया और उसके शरीर के चारों ओर लिपटे हुए नाजुक सुनहरे धागों में बदल गया। ये सुनहरे धागे उसके शरीर के इतने करीब थे कि 1 मिलीमीटर भी उनके बीच अंतर नहीं था, जिससे बाहरी लोगों के लिए कुछ भी पहचान पाना असंभव था। फिर भी ये सुनहरे धागे वास्तव में उसके राज्य की शक्ति की अभिव्यक्ति थे। एकीकरण चरण, यह एकीकरण का चरण था। एक साधारण इशारे से वान टेंग अपने हमलों में धातु क्षेत्र को शामिल कर सकता था, जिससे भयानक शक्ति उत्पन्न हो जाती थी। उसके बगल में बैठे गुलों को कुछ महसूस हुआ। उसने वान टेंग पर एक जिज्ञासु नजर डाली, लेकिन अंततः उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इस आदमी की धारणा बहुत गहरी है,
वांग टेंग अविचलित रहा, उसने एकीकरण चरण डोमेन को फैलाते हुए चुपचाप खुद से टिप्पणी की। गू लो को अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ते देख वांग टेंग ने विशेषता बुलबुले की समीक्षा जारी रखी। डोमेन के बाद मेटल की उत्पत्ति थी, जिसमें 3200 विशेषता अंक थे, जो काफ़ी बड़ी राशि थी। धातु की उत्पत्ति 12700 बटा 20000 द्वितीय श्रेणी। धातु की उत्पत्ति के बारे में वांग टेंग की समझ में एक बार फिर काफ़ी सुधार हुआ था। दुर्भाग्य से शाश्वत अवस्था के सफ़ेद वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति का शायद उसे केवल एक छोटा सा पाठ पढ़ाने का इरादा था, इसलिए उसने उत्पत्ति की ज़्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए वहाँ केवल कुछ ही विशेषता बिंदु थे। यदि शाश्वत मंच पर सफ़ेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को इस समय वांग टेंग के विचारों का पता चल जाता तो संभवतः उसकी लार घुट जाती। उसने उसे बस एक छोटा सा सबक दिया और उस लड़के ने अपना एक हाथ खो दिया। उसे ये भी नहीं पता था कि वह उसे वापस पा सकेगा या नहीं, फिर भी उसे लगा कि उसमें कमी है। यदि अभी भी उसे हत्या करने की नीयत का जरा सा भी आभास होता तो वह अब तक जमीन पर मृत पड़ा होता। बेशक वांग टेंग सिर्फ अटकलें लगा रहा था। अगर उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली हमलों का सामना करना पड़े तो वह कल्पना करने की हिम्मत नहीं करेगा। रोफोर्ड के बिना उसके पास इतने जीवन भी नहीं होते कि वह अनंत चरणीय अस्तित्व द्वारा मारा जा सके। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया, फिर नीचे के दो विशेषता बुलबुले को देखा और अचानक वह मदद नहीं कर सका और कह उठा, हे भगवान! जीवन की उत्पत्ति के 13,000 अंक, आत्मा की उत्पत्ति के 11,500 अंक। ये तो बहुत ज़्यादा था। दोनों विशेषताएं 10-10 हजार अंक से अधिक थीं। इतने लंबे समय के बाद ये पहली बार था कि वांग टेंग ने एक ही व्यक्ति से आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति के इतने सारे गुण प्राप्त किए थे। ये थोड़ा अचानक हुआ। वांग टेंग अपनी आंखें बड़ी करने से खुद को रोक नहीं सका। उसके दिल में जोर से चिल्लाने की इच्छा हुई, ये भयानक है, बहुत शक्तिशाली। क्या ये शाश्वत अवस्था थी? लेकिन वह भी हैरान था। शाश्वत अवस्था वाले श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध ने तो केवल एक हाथ खोया था, तो फिर वह इन दो प्रकार के गुणों को क्यों त्यागेगा? क्या हाथ काट देने से भी उसकी आत्मा और जीवन की उत्पत्ति पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? झटके वांग टेंग को यह नहीं पता था कि यह अभी भी एक प्रश्न था कि क्या शाश्वत मंच के सफ़ेद वस्त्रधारी बुजुर्ग का हाथ ठीक हो पाएगा। सामान्य मार्शल योद्धा शाश्वत चरण मार्शल योद्धाओं के कौशल की भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं होंगे। जैसे ही दो प्रकार के गुण बुलबुले वांग टेंग के शरीर और आत्मा में घुल मिल गए, उसके भीतर एक अत्यंत अनोखी अनुभूति उत्पन्न हो गई। झटके वांग टेंग को अचानक अपने शरीर और आत्मा में कंपन महसूस हुआ। उसे इतना आरामदायक महसूस हुआ कि वह जोर से कराहना चाहता था। यह अद्भुत महसूस हुआ। जीवन की उत्पत्ति 1,50,000 बटा 1,50,000। आत्मा की उत्पत्ति 1,50,000 बटा 1,50,000। विशेषता बुलबुले को अवशोषित करने के बाद वांग टेंग ने अपनी विशेषता मूल्यों को देखा। ओह नहीं, कितना नुकसान हुआ! अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और वह हताश होकर अपनी जांघ पर लगभग थप्पड़ मारने लगा। उसे ठगा हुआ महसूस हुआ। उसने दोनों प्रकार की विशेषताओं को पूरी तरह से पुनः प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसके पास और भी अधिक विशेषता अंक रह गए जो सब बर्बाद हो गए। विशेषकर आत्मा की उत्पत्ति में उन्होंने 8,000 से अधिक गुणमान अंक बर्बाद कर दिए। इससे पहले वह उन्हें फिर से भर भी नहीं सकता था, लेकिन अब उसने बहुत सारे बर्बाद कर दिए थे। वांग टेंग के लिए यह बिल्कुल अक्षम्य था। काश मैं इन्हें संग्रहित कर पाता। वांग टेंग ने आह भरी। सिस्टम बहुत ही असभ्य था। इसने उसे ओरिजिन ऑफ सोल विशेषताओं के 8,000 से अधिक अंक से प्रभावी रूप से ठग लिया था। ओरिजिन ऑफ लाइफ के 3,000 अंकों का तो कहना ही क्या। अब जब मामला इस बिंदु पर पहुंच चुका है तो विलाप करने से कुछ नहीं बदलेगा। वांग टेंग ने अपना ध्यान अंतिम गुण बुलबुले की ओर लगाया, शाश्वत पदार्थ। एक शाश्वत अवस्था मार्शल योद्धा के लिए शाश्वत पदार्थ को छोड़ना एक सामान्य बात थी। इसके 2,300 अंक थे। वांग टेंग के लिए ये काफ़ी बड़ी रकम थी। आखिरकार उनके पास अभी 5,000 से ज़्यादा अनंत पदार्थ थे और यह उसका लगभग आधा था। शाश्वत पदार्थ 7,530 बटा 10,000 प्रथम श्रेणी। बहुत बढ़िया, दूसरे स्तर पर पहुंचने का मौका है। वांग टेंग को मन ही मन खुशी हुई। उसने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा। उस सफ़ेद वस्त्रधारी बूढ़े आदमी का हाथ वाकई बहुत कीमती है। वांग टेंग के दिल की गहराई से एक भावुक निकली। फिर उसने दूसरे विशेषता बुलबुले देखे जो संभवतः कंफर्ट द्वारा गिराए गए थे। अग्नि नक्षत्र बल 45000 एड्स बाय पब फ्यूचर। खतरा अक्सर अवसर के साथ आता है। वांग टेंग के दिल की गहराई से एक भावुक निकली। फिर उसने दूसरे विशेषता बुलबुले देखे जो संभवतः कंफर्ट द्वारा गिराए गए थे। अग्नि नक्षत्र बल 45000। ज्वाला की उत्पत्ति 4000। शाश्वत पदार्थ तारांकन 3000। अल्पविराम। जैसे ही विशेषता बुलबुले वांग टेंग के शरीर में विलीन हुए, नक्षत्र अग्नि बल की एक विशाल मात्रा उसके आंतरिक ब्रह्मांड में उमड़ पड़ी।
दुर्भाग्य से ये वर्तमान में आगे नहीं बढ़ सका और केवल 9वें स्तर के ब्रह्मांड चरण को बनाए रख सका। अगला था ज्वाला की उत्पत्ति विशेषता। इसके 4000 अंक थे। वांग टेंग के दिमाग में बहुत सारी अंतर्दृष्टियां उमड़ पड़ीं। ज्वाला की उत्पत्ति 18,500/20,000 द्वितीय श्रेणी। मैं लगभग तीसरे स्तर तक पहुंचने वाला हूं। वांग टेंग की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ओरिजिन ऑफ फ्लेम इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। 4000 मूल विशेषताओं से प्राप्त अंतर्दृष्टि वास्तव में पर्याप्त थी, जिसने सीधे तौर पर वांग टेंग की ज्वाला की उत्पत्ति की समझ को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। रोफोर्ट अद्भुत है, वह शून्य में देखने लगा। उसका हृदय भावनाओं से भर गया, मानो वह वहां रोफोर्ट की विशाल आकृति को देख रहा हो। ऐसा अभिभावक पाना सचमुच अद्भुत था। यदि वह थोड़ा सा ऊन निकालने में सहयोग कर सके तो यह और भी बेहतर होगा। दुर्भाग्यवश वह ऐसा नहीं कर सका। आखिरी गुण बुलबुला स्वाभाविक रूप से शाश्वत पदार्थ था, जिसकी कुल संख्या 3000 थी, जो शाश्वत मंच वाले सफ़ेद वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति द्वारा गिराए गए अंकों से भी अधिक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने एक हाथ खो दिया। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह थी, शाश्वत पदार्थ 530/20,000 द्वितीय श्रेणी। वांग टेंग का शाश्वत पदार्थ अप्रत्याशित रूप से दूसरे दर्जे पर पहुंच गया था। हालांकि उसे ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह जानता था कि दूसरे दर्जे पर पहुंचने से उसकी आत्मा और जीवन में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे, शायद उसे और भी ज्यादा दृढ़ बना देंगे। हाँ, इसका मतलब यह था कि दूसरों द्वारा उसकी हत्या किए जाने की संभावना कम थी। ये निस्संदेह शानदार खबर थी। किसी भी स्थिति में जीवित रहना ही उनके जीवन का सर्वोपरि सिद्धांत था। स्वर्ग का अवतरण ब्लैकबोन। खनन ग्रैंडमास्टर गु लुओ 1। वह शायद परेशानी खड़ी करने में सक्षम था, लेकिन इससे वांग टेंग के जीवित रहने के दृढ़ संकल्प पर कोई असर नहीं पड़ा। वह जितना अधिक कठोर था, उसके लिए मुसीबत खड़ी करना उतना ही आसान था। अगर वह परेशानी पैदा नहीं करता तो वह गुण कैसे सीख सकता है? अगर वह गुण नहीं सीखता तो वह खुद को कैसे सुधार सकता है? इन मामलों के बीच का कारण कार्य संबंध वांग टेंग को स्पष्ट है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। 2 शाश्वत स्तर के गुण बुलबुले गिनने के बाद वांग टेंग ने बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग के गुण बुलबुले को देखा। वह एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा था। विशेषता बुलबुले खराब नहीं होना चाहिए। ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 7000। ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 8000। दिव्य स्तर पृथ्वी प्रतिभा 6500। नक्षत्र बल पृथ्वी तारांकन 12000। पृथ्वी डोमेन वास्तविकीकरण चरण तारांकन 2000। पृथ्वी की उत्पत्ति 1200। नक्षत्र बल पवन तारांकन 14000। पवन डोमेन वास्तविकीकरण चरण तारांकन 2800। पवन की उत्पत्ति 1500। अल्पविराम। बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग व्यक्ति के कई गुणधर्म बुलबुले थे। हालांकि ये समझ में आने वाली बात थी। आखिरकार वह एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा था। वह कोई साधारण मार्शल योद्धा नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से लाभ अधिक था। दुर्भाग्य से पहले 2 गुण बुलबुले आत्मा और ज्ञान थे। वे उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं थे। तीसरी विशेषता ने वांग टेंग की आंखों में चमक ला दी। दिव्य स्तर पृथ्वी प्रतिभा। वांग टेंग की पृथ्वी प्रतिभा भी दिव्य स्तर पर थी। उसे इसे बढ़ाने के लिए अभी भी इसी तरह की विशेषताओं की आवश्यकता थी। इसलिए उसके लिए विशेषता बुलबुले प्राप्त करना एक सुखद आश्चर्य था। दिव्य स्तर पृथ्वी प्रतिभा 35,000/50,000। वांग टेंग ने अपने गुण बोर्ड को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। उसकी दिव्य स्तर की पृथ्वी प्रतिभा 35,000 अंक तक बढ़ गई थी। वह पूर्ण अवस्था के करीब और करीब पहुंच रहा था। उसे ईश्वर स्तर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह अच्छी खबर थी। अगर वह अपनी धरती की प्रतिभा को दिव्य स्तर तक बढ़ा सके तो यह वांग टेंग की भविष्य की साधना के लिए बहुत मददगार होगा। वांग टेंग ने मन ही मन सोचा, यह व्यर्थ नहीं है कि मैंने उस बूढ़े आदमी को इतनी बार मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। यदि बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग को पता चल जाता कि वांग टेंग क्या सोच रहा है तो वह शायद गुस्से से उछल पड़ता। उस समय उसे शाश्वत रंगमंच के अस्तित्व ने जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वह उठ भी नहीं सकता था, अपनी जान जोखिम में डालना तो दूर की बात थी। यह अपमानजनक था। चौथा गुण नक्षत्र पृथ्वी बल था। कुल 12,000 अंक थे। दुर्भाग्य से ये वांग टेंग के लिए बहुत उपयोगी नहीं था। इतनी जल्दी सुधार करना अच्छी बात नहीं थी। अब उसे देखो, उसके पास बहुत सारे विशेषता बुलबुले थे, लेकिन वह उन्हें अपग्रेड नहीं कर सका। ये निराशाजनक था। यदि स्टेलर अकादमियों के प्रतिभाशाली लोगों को पता चल जाए कि वांग टेंग क्या सोच रहा था तो वे संभवतः उसका उपहास करेंगे। इस आदमी ने पहले ही इतनी बड़ी बढ़त ले ली थी, लेकिन फिर भी वह हर किसी का फायदा उठा रहा था। वह बिल्कुल अमानवीय था। अगली विशेषता बहुत उपयोगी थी। पृथ्वी डोमेन के 2000 अंक वास्तविकीकरण चरण। जैसे ही गुण बुलबुले वांग टेंग के दिमाग में विलीन हुए, पृथ्वी क्षेत्र के बारे में उनकी समझ उभरी।
वान टेन के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी आंखों में रोशनी की पीली किरणें चमक उठीं। पृथ्वी डोमेन 4500/8000 8वीं श्रेणी का वास्तविकीकरण चरण। वान टेन का पृथ्वी क्षेत्र पहले से ही वास्तविकीकरण चरण के 8वें स्तर पर था। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग की क्षेत्र की समझ अभी भी उसके लिए मददगार थी। ये स्पष्ट था कि क्षेत्र की उसकी समझ कमज़ोर नहीं थी। जैसे जैसे इस क्षेत्र में अंतर्दृष्टि धीरे धीरे कम होती गई, एक और अधिक गहन अंतर्दृष्टि उभरी। ये थी उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के 1200 अंक। हालांकि यह शाश्वत स्तर के अस्तित्व द्वारा गिराए गए गुणों जितना नहीं था, फिर भी यह काफ़ी था। पृथ्वी की उत्पत्ति 8700/20000 द्वितीय श्रेणी। वान टेन की आंखें चमक उठीं। उसके दिमाग में एक रहस्य कौंध गया और रहस्यमय स्वर्ग और पृथ्वी की नक्काशी में बदल गया। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में उसकी समझ में थोड़ी वृद्धि हुई। ये प्रक्रिया ज़्यादा समय तक नहीं चली। वान टेन के लिए यह बस एक पल था। इसके बाद जो विशेष बुलबुले निकले, उनसे वह खुश हो गया। ये नक्षत्र वायु बल है। वान टेन की आंखें चमक उठीं। उसने भूरे वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग यांग सॉन्ग के बारे में सोचा। दूसरा दल 3 तत्वों वाला योद्धा था। उनमें से एक था हवा। उसने पहले भी उसकी मदद की थी और तब उसने गुण बुलबुले गिराए होंगे। नक्षत्र वायु बल 14300/50000 ब्रह्मांड चरण 5वां स्तर। वान टेन का नक्षत्र पवन बल अभी 9वें स्तर तक नहीं पहुंचा था। वह ब्रह्मांड क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर था। 14000 अंक आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन फिर भी यह एक बड़ी बढ़त थी। पवन नक्षत्र बल आखिरकार एक विशेष गुण बल था। इसे सुधारना आसान नहीं था। किसी का क्षेत्र जितना ऊंचा होता था, विशेष गुणों वाले मार्शल योद्धा के प्रकट होने की संभावना उतनी ही कम होती थी। ये निराशाजनक भी था। बल विशेषताओं को अवशोषित करने के बाद एक और विशेषता बुलबुला उत्पन्न हुआ। पवन डोमेन के 2800 अंक, और यह एक वास्तविकीकरण चरण भी है। वान टेन को सुखद आश्चर्य हुआ। उसे पवन क्षेत्र प्राप्त होने की आशा नहीं थी। वान टेन का पवन डोमेन भी वास्तविकीकरण चरण में पहुंच गया था। हालांकि ये केवल 4थे स्तर पर था। अब जबकि उन्होंने पुनः वास्तविकीकरण चरण डोमेन विशेषता प्राप्त कर ली थी, उनके पवन डोमेन में भी काफ़ी सुधार हुआ था। पवन डोमेन 1305,000 5वीं श्रेणी का वास्तविकीकरण चरण। एक पल में पवन क्षेत्र के बारे में वान टेन की समझ दूसरे स्तर पर पहुंच गई। वह वास्तविकता चरण के 4थे स्तर से 5वें स्तर पर पहुंच गया। इस परिणाम से वह खुश हो गया। उनका 5 तत्व डोमेन पहले ही वास्तविकीकरण चरण के 8वें या 9वें स्तर तक आगे बढ़ चुका था, लेकिन ये विशेष गुण डोमेन अभी भी बहुत पीछे थे। एक विशेष विशेषता डोमेन की शक्ति 5 तत्व डोमेन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। यदि वह इसे सुधार सकता है तो वान टेन को पूर्ण लाभ होगा, भले ही वह 5 विशेषताओं वाले प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं का सामना कर रहा हो। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात थी पवन की उत्पत्ति विशेषता वाले बुलबुले। पवन की उत्पत्ति विशेषता के कुल 1500 अंक। पवन की उत्पत्ति 9800/10000 प्रथम श्रेणी रग का अवतरण ब्लैक बोन। खनन ग्रैंडमास्टर गो लुओ 2। हवा की उत्पत्ति की समझ वान टेन के दिमाग में उभरी। ये रहस्यमय हरे रंग की नक्काशी में बदल गई। वे उसकी स्मृति में उकेरे गए और उसकी अंतर्दृष्टि बन गए। एक पल में वान टेन ने अपने गुण बोर्ड को देखा और दंग रह गया। वह अवाक रह गया। 9800 अंक। वह दूसरे स्थान पर पहुंचने से केवल 200 अंक दूर था, लेकिन वह फंस गया था। इससे उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसके दिल पर पंजा मार रहा हो। उफ! वान टेन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। अंतिम कुछ विशेषता बुलबुले स्त्रीलिंग युवक से आए थे। तारामंडल पृथ्वी बल 8500। अस्थि किरच तलवार कौशल 2500। किरच की हड्डी 1000। अल्पविराम। 3 विशेषताएं बहुत ज्यादा नहीं थीं, लेकिन वे असाधारण थीं। वे 2 शाश्वत चरण विशेषता बुलबुलों के बराबर थीं। कहने की जरूरत नहीं कि पहला गुण बुलबुला पृथ्वी बल नक्षत्र था। वान टेन इसे देखने के लिए बहुत आलसी था। दूसरे गुण के बुलबुले वान टेन के दिमाग में विलीन हो गए और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। एक शाश्वत चरण तलवार तकनीक। उस स्त्री सदृश युवक ने उसे एक शाश्वत चरणीय तलवार विद्या प्रदान की थी। सच कहें तो जब दूसरे पक्ष ने पहले उस तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया था, तो वह ये समझ ही नहीं पाया था कि यह एक शाश्वत चरण वाली तलवार तकनीक थी। ये बहुत घटिया था। यद्यपि दूसरे पक्ष ने अस्थि स्प्लिंटर संप्रदाय के युवा गुरु होने का दावा किया था, लेकिन उसके संरक्षक के रूप में एक शाश्वत अवस्था का अस्तित्व था। उसकी पहचान संभवतः वास्तविक थी। अगर वान टेन के हाथ में एक शाश्वत चरण तलवार तकनीक होती, तो उसे बस उसे आधार स्तर तक बढ़ाने की जरूरत होती। उसकी कोई भी चाल उसके प्रतिद्वंद्वी की चाल से बेहतर होती। ये कचरा नहीं हो सकता है ना। वान टेन की अभिव्यक्ति अजीब हो गई।
यद्यपि दूसरे पक्ष ने अस्थि स्प्लिंटर संप्रदाय के युवा गुरु होने का दावा किया था, लेकिन उसके संरक्षक के रूप में एक शाश्वत अवस्था का अस्तित्व था। उसकी पहचान संभवतः वास्तविक थी, लेकिन कई तथाकथित युवा मास्टर्स हो सकते हैं। आखिरकार बोन स्प्लिंटर सेक्ट जैसे प्रमुख गुट के संप्रदाय नेता के कई वंशज होने चाहिए। यह अपरिहार्य था कि एक या दो बेकार लोग सामने आएंगे। ये बहुत ही उचित था। इस समय वान टेन के दिमाग में एक मानव आकृति उभरी। वह तलवार चलाने की इस तकनीक का अभ्यास कर रहा था। हालांकि ये दृश्य जल्दी ही गायब हो गया और उन्हें ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर अस्थि किरच तलवार कौशल शाश्वत स्तर 2500/5000 आधार। एक बेकार। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। 2500 विशेषता अंक एक शाश्वत चरण शास्त्र के लिए बहुत कम थे। उस स्त्री युवा ने इस शाश्वत चरण तलवार तकनीक को ठीक से नहीं सीखा, अन्यथा वह इतना कमजोर नहीं होता। जब यह अंतर्दृष्टि उसके मन में समाहित हो गई तो वान टेंग को अचानक एक दिलचस्प समस्या का एहसास हुआ। अस्थि स्प्लिंटर तलवार कौशल का उपयोग करने के लिए एक विशेष प्रकार की ताकत की आवश्यकता होती है। बोन स्प्लिंटर स्वॉर्ड स्किल के अभिलेखों में इस विशेष शक्ति को बोन स्प्लिंटर्स कहा जाता था। तथाकथित अस्थि स्प्लिंटर्स हड्डियों से आते हैं। ये सही है, हड्डियां। इस अस्थि किरच तलवार कौशल को विकसित करने के लिए व्यक्ति को हड्डियों में हत्या की मंशा पैदा करनी होती है और हड्डियों को चेतना देनी होती है। इस प्रकार वह अस्थि किरच बन जाता है। हालांकि ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी, ये बहुत दर्दनाक थी। यदि कोई व्यक्ति हड्डियों में हत्या की नीयत डालने में सावधानी नहीं बरतता तो उसकी हड्डियां टूट जाती और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। एक या दो बार तो ठीक था, लेकिन अगर वह इस तलवारबाजी की कला को सीखना चाहता था तो उसे अपनी हड्डियों में लगातार हत्या की भावना भरनी पड़ती थी। कौन हर दिन ऐसा बर्दाश्त कर सकता था? इसके अलावा जब उन्हें उच्च स्तर पर प्रशिक्षित किया जाता था तो उन्हें और भी अधिक हत्या करने की इच्छा पैदा करनी पड़ती थी। जोखिम और भी अधिक था और उनके शरीर टूट सकते थे। ये तो मौत से भी बदतर होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर इसलिए यदि किसी के पास विशेष शारीरिक संरचना है तो वह इस तलवार तकनीक की साधना को अपनाने में सक्षम होगा। वान टेंग को समझ में आ गया कि क्यों स्त्री सा दिखने वाला ये युवक तलवार चलाने की इस कला में केवल बुनियादी स्तर तक ही महारत हासिल कर पाया है। एक निश्चित स्तर की दृढ़ता के बिना वह इसमें महारत हासिल नहीं कर पाता। ये स्पष्ट था कि वह दृढ़ निश्चयी व्यक्ति नहीं थे। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसने आखिरी विशेषता बुलबुले को देखा और अपनी भौहें उठाईं। खपच्ची की हड्डी। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, गुण बुलबुले उसके शरीर में विलीन हो चुके थे। एक अचंभे में वान टेंग ने अपने शरीर में एक अजीब ऊर्जा प्रकट होते हुए महसूस किया। यह ऊर्जा उसके अंगों और हड्डियों के माध्यम से प्रवाहित हुई, लेकिन यह उसके मांस और रक्त के साथ विलीन नहीं हुई। इसके बजाय ये धीरे धीरे उसके मांस और रक्त के माध्यम से रिसने लगी और उसकी हड्डियों के साथ विलीन हो गई, जिससे उनमें किसी तरह का परिवर्तन हुआ। वान टेंग इस भावना से अपरिचित नहीं थे क्योंकि उन्होंने एक बार इसका अनुभव किया था। जब उसने अंधेरे प्रेत से काली हड्डी प्राप्त की थी तब उसे भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। ये स्पष्ट था कि महिला युवक से उसे जो बोन स्लेयर मिला था वह ब्लैक बोन के समान था। वे दोनों ही बोन टाइप टैलेंट थे जिनका इस्तेमाल हड्डियों पर किया जाता था। यही कारण था कि विशेषता बुलबुले प्राप्त करने के बाद वान टेंग में ऐसा परिवर्तन आया। 1000 स्प्लिंटर बोन विशेषता अंक वान टेंग के शरीर में विलीन हो गए। उसने जल्दी से यह अस्थि प्रतिभा प्राप्त कर ली। उसके दिमाग में प्रासंगिक जानकारी उभरी। स्प्लिंटर बोन एक ऐसी हड्डी थी जो हत्या के इरादे को अवशोषित करने के लिए उपयुक्त थी। इस प्रतिभा वाले लोग अपने शरीर में हत्या के इरादे को आकर्षित करने के लिए पैदा हुए थे। यह आम मार्शल योद्धाओं की तुलना में बहुत कम खतरनाक था। इसके अलावा हत्या के इरादे को अवशोषित करने के बाद हड्डियां बेहद सख्त हो जाएंगी। न केवल वे सामान्य मार्शल योद्धाओं की तुलना में अधिक सख्त होंगी, बल्कि उनमें एक निश्चित मात्रा में आक्रामक शक्ति भी होगी। ये शक्ति अस्थि किरच तलवार कौशल को निष्पादित करने के लिए सबसे उपयुक्त थी। वान टेंग को अचानक समझ में आ गया कि बोन स्प्लिंटर स्वॉर्ड स्किल को बोन स्लॉटर सेक्ट के संस्थापक द्वारा स्प्लिंटर बोन टैलेंट से मेल खाने के लिए बनाया गया होगा। वह स्प्लिंटर बोन प्रतिभा के पूरक के रूप में आधे प्रयास से ही बोन स्प्लिंटर स्वॉर्ड कौशल को विकसित कर सकता था। साधारण मार्शल योद्धाओं के लिए यदि वे बोन स्प्लिंटर स्वॉर्ड स्किल की खेती करना चाहते हैं तो न केवल खतरे का स्तर बहुत बढ़ जाएगा, बल्कि खेती की प्रक्रिया भी दोगुनी कठिन हो जाएगी। स्प्लिंटर बोन टैलेंट वाले लोगों की तुलना में इसके लिए अधिक समय, प्रयास और यहां तक कि विभिन्न दुर्लभ खजानों की आवश्यकता होती है। संक्षेप में, सामान्य व्यक्ति भले ही उन्हें ये तलवार तकनीक प्राप्त हो जाए, इसकी साधना के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। हालांकि वान टेंग के लिए इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। उन्होंने न केवल बोन स्प्लिंटर स्वॉर्ड कौशल हासिल किया, बल्कि उन्होंने असंभव स्प्लिंटर बोन प्रतिभा भी हासिल की। वह स्त्रीवत दिखने वाला युवक उसकी मांसल मूर्ख हड्डी छीनने नहीं आया था, वह उसे खजाने सौंप रहा था। एक अच्छा व्यक्ति, सचमुच एक महान व्यक्ति।
वान तेंग ने उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता महसूस की और यहाँ तक कि उनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं भी दीं। स्प्लिंटर बोन 1000/10,000 प्रथम श्रेणी। वान तेंग ने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि स्प्लिंटर बोन प्रतिभा को स्तरित किया जाएगा, और उसके द्वारा प्राप्त 1000 विशेषता अंक केवल पहले स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थे, फिर भी इसे पार करना बहुत दूर था। अचानक वान तेंग को थोड़ा पछतावा हुआ। उसने उस समय उस स्त्रीवत युवक के लाभ का उचित उपयोग क्यों नहीं किया। कितने अफसोस की बात है, विशेषता अंक की इतनी कम मात्रा। अगली बार अगर मेरा उससे फिर सामना हुआ तो मुझे उसके गुण बुलबुले का उचित तरीके से दोहन करना होगा, वान तेंग ने मन ही मन सोचा। जैसे ही वह अपनी निगाह हटाने वाला था, उसने अचानक देखा कि स्प्लिंटर बोन प्रतिभा और ब्लैक बोन प्रतिभा के पीछे किसी बिंदु पर मर्ज शब्द प्रकट हुआ था। इसे फ्यूज किया जा सकता है। वान तेंग की आंखों में तेज चमक आ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत उन्हें फ्यूज करने का फैसला किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। गुण स्तंभ में 2 प्रतिभाएं विलीन हो गईं। केरच की हड्डी जोड़ काली हड्डी इक्वल स्वर्गीय विच्छेदन काली हड्डी 1000/10,000 प्रथम श्रेणी। वान तेंग के सामने एक बिल्कुल नई प्रतिभा प्रकट हुई। स्वर्गीय विच्छेदन काली हड्डी। वान तेंग ने खुद से कहा, काफी प्रभावित महसूस कर रहा था। ये हेवनली सेवरिंग ब्लैक बोन, स्प्लिंटर बोन और ब्लैक बोन से कहीं बेहतर लग रहा था। यह इतना परिष्कृत, सुरुचिपूर्ण और उत्तम दर्जे का था, पूरी तरह से अपने आप में एक अलग लीग में। उसी समय वान तेंग के मन में आत्मज्ञान की भावना उभरी। विलय के बाद स्वर्गीय विच्छेदन काली हड्डी में स्प्लिंटर हड्डी और काली हड्डी प्रतिभा दोनों की विशेषताएं थीं। यह न केवल हत्या के इरादे को अवशोषित कर सकता था, बल्कि यह शरीर की सभी हड्डियों को हमले के साधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता था। ये ज्ञात था कि ब्लैक बोन एक अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय प्रतिभा थी, जो शरीर की सभी हड्डियों को हमले के साधन के रूप में इस्तेमाल करने में सक्षम थी। अचानक हमला होने पर बहुत कम योद्धा इसका विरोध कर सकते थे। अब स्प्लिंटर बोन की शक्ति के साथ इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। और एक और पहलू था जिससे वान तेंग बेहद खुश था। ब्लैक बोन मूल रूप से अंधेरे प्रेतों की प्रतिभा थी, जो स्वाभाविक रूप से एक अंधेरे आभा को लेकर चलती थी। हालांकि विलय के बाद ये काली आभा पूरी तरह से छिप गई थी। हड्डियों की सतह पर काले पैटर्न पूरी तरह से हड्डियों में एकीकृत हो गए थे, जबकि संघनित हत्या के इरादे से बने कुछ स्प्लिंटर पैटर्न सतह पर दिखाई दिए। यद्यपि वे दोनों काले पैटर्न थे, लेकिन इन स्प्लिंटर पैटर्न ने काले पैटर्न को पूरी तरह से ढक दिया था, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। दूसरे शब्दों में, भविष्य में जब वान तेंग स्वर्गीय विच्छेदन काली हड्डी का उपयोग करेगा, जब तक वह सक्रिय रूप से इसके अंधेरे बल का उपयोग नहीं करेगा, तब तक वह शायद ही दूसरों द्वारा देखा जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह ऐसा होगा। वान तेंग की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं और उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी आकर्षक मुस्कान उभर आई। एकमात्र अफसोस ये था कि यह स्वर्गीय विच्छेदन काली हड्डी केवल पहले स्तर पर थी। स्प्लिंटर बोन पहले स्तर पर थी और ब्लैक बोन केवल राजा की हड्डी पर थी, जो ग्रहीय चरण के बराबर थी, पहले स्तर से बहुत अलग नहीं थी। वान तेंग के लिए, जो अब ब्रह्मांड चरण में था, यह स्वाभाविक रूप से अपर्याप्त था। उसे अपनी मौजूदा स्थिति के अनुरूप इसे तीसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता थी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह उपयोगी नहीं होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह जरूरी नहीं है, इसे जल्द या बाद में प्रमोट कर दिया जाएगा। वान तेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए बहुत आत्मविश्वास दिखाया। वान तेंग, मेरे दोस्त, तुम किसी सुखद बात के बारे में सोच रहे हो और इतनी खुशी से मुस्कुरा रहे हो। क्यों न इसे सबके साथ साझा करो। अचानक एक चेहरा मुस्कुराता हुआ वान तेंग के पास आ गया। क्या मैं? वान तेंग ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और अपना एक प्रश्न पूछा। बेशक, इस यात्रा में तुम पहले ही 3 बार बेवजह मुस्कुरा चुके हो। गू लो ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझ पर विश्वास नहीं होता। छोटे जियांग से पूछो। हाँ हाँ, छोटे भाई वान तेंग, आप बहुत खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। यू जियांग ने बार बार सिर हिलाया। वान तेंग अवाक रह गया। क्या ये छोटी लड़की पहले से ही गू लुओ के साथ गठबंधन कर चुकी थी? ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस पर कुछ भोजन बर्बाद कर दिया था। उसने जल्दी से एक सामान्य टिप्पणी के साथ विषय बदल दिया। भाई गू लुओ जैसा अच्छा दोस्त होना क्या खुश होने के लायक नहीं है? भाई गू लुओ के सुंदर चेहरे को देखो, इसे देखकर ही मुझे खुशी महसूस होती है। गू लो, यह आदमी किस बारे में बात कर रहा है? उसे तुरंत अपनी पिछली अटकलें याद आ गईं और उसे ठंड का एहसास हुआ। उसका चेहरा सतर्क हो गया और वह चुपचाप एक कदम बगल की ओर खिसक गया। यू जियांग को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ठीक से समझ नहीं पाए। उसने गूलू के चेहरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। भाई गूलू सुंदर है, लेकिन भाई वान तेंग की तुलना में वह अभी भी थोड़ा कमजोर है। गूलुओ, उनकी तुलना की गई और पाया गया कि वे अपर्याप्त हैं। वान तेंग के चेहरे पर नजर डालते हुए उसे एहसास हुआ कि वे इतने अलग नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा वे बराबरी पर थे। इस लड़की का निर्णय गलत था।
वह बहुत पेशेवर नहीं थी। ध्यान भटकता देख वांग टेंग विजयी भाव से मुस्कुराया। ये छोटा लड़का उसे शब्दों के जाल में फंसाना चाहता था। आगे का व्यापारिक क्षेत्र जिले का मुख्य भाग है। वहाँ की वस्तुएं इस सड़क पर मौजूद वस्तुओं से भी अधिक कीमती और दुर्लभ हैं। क्या हम वहाँ जाकर देखें? ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने आगे कुछ इमारतों की ओर इशारा किया। हम व्यापारिक क्षेत्र इमारतों के अंदर है। वांग टेंग ने ऊपर देखा और आश्चर्यचकित होकर एक नर्म विस्मयकारी शब्द बोला। स्वर्ग का अवतरण ब्लैकबोन खनन ग्रैंडमास्टर गु लुओ। एक ये स्वाभाविक है, गु लू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसने आगे की इमारतों को देखा। व्यापार क्षेत्र के भीतर की वस्तुएं इतनी अधिक और विविधतापूर्ण हैं कि उन्हें एक स्थान पर ढेर नहीं किया जा सकता। बेशक निम्न श्रेणी की वस्तुओं को उच्च श्रेणी की वस्तुओं से अलग करने के लिए किसी प्रकार की स्क्रीनिंग प्रक्रिया की आवश्यकता है, जिससे सभी के लिए खजाने को चुनना आसान हो सके। उस स्थिति में क्या बहुत समय पहले ही सेकेंडरी करियर एलायंस द्वारा कोई खजाना नहीं ले लिया गया होता? वांग टेंग ने टिप्पणी की। हे आप गलत हैं। गु लो ने हंसते हुए वांग टेंग को मनोरंजन के साथ देखा, लेकिन आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? वांग टेंग ने जब गु लो को इस तरह से चिढ़ाते हुए देखा तो वह उत्सुक हो गया। अगर भाई वांग टेंग मुझसे विनती करने को तैयार हैं तो मैं आपको बता दूंगा, गु लो ने मुस्कुराते हुए कहा। टस्क वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाईं। वह उससे परेशान होने के लिए बहुत आलसी था और ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड की ओर मुड़ा। तुम्हारे पास हास्य की कोई समझ नहीं है। गु लो ने अपना सिर हिलाया। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड के बोलने का इंतजार किए बिना उसने सार्थक ढंग से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सेकेंडरी करियर एलायंस मुख्यालय को व्यापार क्षेत्र से मिलने वाली प्रसिद्धि और प्रभाव की ज्यादा चिंता है या उन खजानों की? वांग टेंग को अचानक एहसास हुआ कि वह दूरदर्शी था। वह केवल अपने दृष्टिकोण से चीजों पर विचार कर रहा था, ये भूल गया कि यह सेकेंडरी करियर एलायंस का मुख्यालय था। इतनी बड़ी शक्ति उन खजानों के बारे में कैसे चिंतित हो सकती है? खजाने की तुलना में व्यापारिक क्षेत्र की प्रसिद्धि और प्रभाव निस्संदेह अधिक महत्वपूर्ण थे। ग्रैंडमास्टर गु लुओ सही हैं। सेकेंडरी करियर एलायंस मुख्यालय के नियम कहते हैं कि जो लोग खजानों का मूल्यांकन करते हैं वे उन्हें निजी तौर पर नहीं खरीद सकते और उन्हें गोपनीय रखना चाहिए। अगर पता चल गया तो एलायंस मुख्यालय द्वारा कड़ी सजा दी जाएगी। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने समझाया और सिर हिलाया। इसलिए जो लोग खजानों का मूल्यांकन करते हैं वे आमतौर पर बहुत सम्मानित व्यक्ति होते हैं और उन्हें कम से कम संत स्तर का दर्जा प्राप्त होना चाहिए ताकि वे साधारण खजानों से प्रभावित न हों। बेशक एलायंस मुख्यालय इन मूल्यांकनकर्ताओं को पर्याप्त मुआवजा भी प्रदान करता है, जो उन्हें संतुष्ट करने और किसी भी गुप्त उद्देश्य को रोकने के लिए पर्याप्त है। वास्तव में इसमें कई पेचीदगियां शामिल हैं, वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अन्यथा ये व्यापारिक आयोजन इतने सारे माध्यमिक पेशेवर चिकित्सकों और मार्शल विशेषज्ञों का ध्यान कैसे आकर्षित कर सकता था? गु लो ने हंसते हुए कहा। तुम सही कह रहे हो। वांग टेंग ने सहमति में सिर हिलाया। हमने रास्ते में कोई भी शाश्वत अवस्था वाला प्राणी नहीं देखा। वे सभी इमारत के अंदर ही होंगे। वास्तव में ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने भी सिर हिलाया। हम काफी देर से आ रहे हैं और ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोग शायद पहले से ही अंदर हैं। ऐसी स्थिति में जल्दी करें, मैं अधीर हो रहा हूँ। वांग टेंग की आंखों में चमक आ गई और वह हल्के से मुस्कुराया और आगे की ऊंची इमारत की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वे पास पहुंचे उन्हें एहसास हुआ कि जो 3 अलग अलग इमारतें प्रतीत हो रही थीं वे वास्तव में एक अजीब डिज़ाइन में एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर गार्डों ने उन्हें नहीं रोका, बल्कि केवल सिर हिलाकर अभिवादन किया और उन्हें अंदर जाने दिया। वांग टेंग अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर भवन में चले गए और वहां लगे स्टॉलों की व्यवस्थित व्यवस्था को देखा, जिनमें से प्रत्येक शतरंज के चौकोर टुकड़े जैसा दिख रहा था। बाहर की अपेक्षा अंदर अधिक चहल पहल थी। बहुत से लोग दुकानों के चारों ओर इकट्ठे होकर मौज मस्ती के साथ मोल भाव कर रहे थे। उत्साहित होकर वांग टेंग और उसके साथी इधर उधर टहलने लगे। यहाँ जगह बहुत बड़ी थी, जो नज़र से परे फैली हुई थी। स्टॉल की घनी व्यवस्था के बावजूद हर स्टॉल के बीच कम से कम 4 या 5 मीटर की दूरी थी, जिससे ये जगह विशाल और भीड़ भाड़ रहित लगती थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनके पास यहाँ क्लाउड इमोर्टल मिल्क है? वांग टेंग ने खोज करने के लिए अपनी असली आंख को सक्रिय करते हुए स्टॉलों के बीच घूमते हुए कहा। क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं भाई वांग टेंग? गु लो ने पूछा। क्लाउड इमोर्टल मिल्क, वांग टेंग ने सहजता से उत्तर दिया। क्लाउड इमोर्टल मिल्क। गु लो की आंखें चमक उठीं। वह इससे अपरिचित नहीं था। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें इसे नोट करने में मदद करूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, तो मैं इसकी सराहना करता हूँ भाई गु लो। वांग टेंग मुस्कुराया। दुर्भाग्यवश काफी देर तक चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें क्लाउड इमोर्टल मिल्क नहीं मिला, जिससे वांग टेंग को बहुत निराशा हुई। चूंकि हम इसे नहीं ढूंढ पाए, तो चलिए दूसरी और तीसरी मंजिल पर जाकर देखते हैं। वहां और भी खजाने हैं।
अगर पहली मंजिल पर क्लाउड इम्मोर्टल मिल्क जैसी कोई चीज़ न हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, गोलू ने सुझाव दिया। ठीक है, वांग टेंग ने सिर हिलाया। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने कहा, ऊपरी मंजिलों पर न केवल विभिन्न खजाने हैं, बल्कि यहाँ पत्थरों पर जुआ खेलने की जगह भी है। कई लोग यहाँ उन जादुई अयस्कों के लिए आते हैं। रॉक जुआ, वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। चलो, ऊपर चलते हैं और देखते हैं। क्या आप भी रॉक जुए में रुचि रखते हैं, भाई वांग टेंग? गु लो ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे थोड़ी दिलचस्पी है, वांग टेंग ने जवाब दिया। क्या संयोग है, मुझे भी इसमें दिलचस्पी है। गु लू मुस्कुराया, वह बहुत आश्वस्त था। क्यों न हम एक और शर्त लगा लें? तुम मेरे साथ जुआ खेलना चाहते हो? वांग टेंग ने उसे अजीब नज़रों से देखा। ऐसी नज़र क्यों है? गु लो ने पूछा। कुछ नहीं, अगर तुम शर्त लगाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शर्त लगाने की क्या योजना बना रही हो। वांग टेंग ने पूछा। ये बहुत सरल है, देखते हैं कि सबसे अधिक मूल्य वाली चट्टान कौन खोलता है। हारने वाला विजेता के अनुरोध पर सहमत होगा, गु लुओ ने कहा। भाई गु लो, आप दृढ़ निश्चयी हैं? वांग टेंग ने उसकी ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। क्या ख्याल है? गु लो ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं इस बात से सहमत हो सकता हूँ, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। मुझे बस डर है कि तुम मुझसे फिर से हार जाओगे, भाई गु लो। तुम आश्वस्त हो? गु लुओ जोर से हंसा। हा, सच कहूँ तो मैं न केवल एक ग्रैंड मास्टर कीमियागर हूँ, बल्कि मैं एक ग्रैंड मास्टर माइनिंग इंजीनियर भी हूँ। क्या ऐसा है? वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और वह भी हंस पड़ा, उसकी हंसी खुशी से भरी हुई थी।